बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 8 मार्च और पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज की सबसे पहली खबर, डॉक्टर फैसल मसूद की हरासगी जारी। जी हां, आपने 2 दिन पहले एक वीडियो देखी थी जो पूरे पाकिस्तान में वायरल हुई थी, जिसमें मेयो हॉस्पिटल, जो कि साउथ एशिया का तकरीबन सबसे बड़ा हॉस्पिटल है एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट हॉस्पिटल, हमने आपको पहले भी बताया था कि 1947 में जब पाकिस्तान बना तो ये 300 बेड का हॉस्पिटल था, जो शायद पूरे खिते में, पूरे रीजन में सबसे बड़ा हॉस्पिटल था। इस वक्त ये तकरीबन 2,500 बेड का ये हॉस्पिटल है। 1870 में ये बना था। 1871 में इस पर काम शुरू हुआ था। मीन मरीजों को इलाज मुआलजे की सहूलत यहाँ पर शुरू हो गई थी। और मार्च के महीने 1940 में यहाँ पर कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने भी विज़िट किया था और बहुत ही अच्छे अल्फाज में यहाँ के जो मालिजीन थे, यहाँ का पूरा जो अमला था, उन्होंने खराज तहसीन पेश किया था। लेकिन अब जो इस वक्त पंजाब की जाली झूठी चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी वीडियो आपने देखी थी, जो मार्च के ही महीने में उन्होंने मेयो हॉस्पिटल का दौरा किया और एक ऐसे वहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर फैसल मसूद, जो कि प्रोफेसर हैं और आर्थोपीडिक सर्जन हैं, जिन्होंने 12 फरवरी को पहले ही इस्तीफ़ा दे रखा था, क्योंकि हुकूमत पंजाब उनको ना ही फंड्स दे रही है, ना ही उनको किसी किस्म की तनख्वाहों के पैसे दे रही है। इस वजह से उन्होंने मेडिकल सुपरिटेंडेंट की पोजीशन से अपने आप को इस्तीफ़ा देकर ये रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट से कि मुझे इससे अलग कर दिया जाए, मैं इस पोजीशन पर काम नहीं करना चाहता। ठीक 24-25 दिन के बाद मरियम नवाज़ खुद पहुंची मेयो हॉस्पिटल और बदतरीन तजलील की डॉक्टर फैसल मसूद साहब की वहां पर, या तजलील करने की कोशिश की। तजलील तो खैर उन्होंने अपनी ही की, डॉक्टर साहब की क्या करनी थी, क्योंकि इज्जत और जिल्लत अल्लाह देता है। मेरे ख्याल में जो डॉक्टर साहब की इज्जत है उसमें इजाफा हुआ होगा, इस सारी बदतमीजी के बाद कम नहीं हुई होगी। लेकिन अब आप कहेंगे ये तो पुरानी खबर है, ये तो आपको पता है। लेकिन अब हम आपको जो असल खबर है वो ये दे रहे हैं कि लगातार पिछले 2 दिन से डॉक्टर फैसल मसूद, जो कि एक सर्जन है ऑर्थोपीडिक के, उन पर शदीद दबाव है। ये दबाव तकरीबन हरासगी और मिन्नत समाजत दोनों चीज़ें इसमें इस्तेमाल हो रही हैं। और डिमांड एक है कि डॉक्टर फैसल मसूद एक वीडियो बयान जारी करें और जिसमें ये कहें कि वो अमूमी अंदरूनी मामला था जो कुछ वहाँ पर हुआ, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो कुछ कहा, और वो एक अंदरूनी मामला था, उसको इतना बढ़ाया चढ़ाया ना जाए। मतलब कि जो रानी साहबा हैं, जो पंजाब की रानी हैं या महारानी हैं, उनकी अब जो अना है या उनका जो गुरूर है या उनकी जो ईगो है, वो तभी सेटिस्फाई होती है क्योंकि उनको लगता है कि उनकी बहुत बेइज्जती हुई है। उनको ये लगता है, हालांकि जो बदतमीजी, बल्कि तूफान बदतमीजी उन्होंने डॉक्टर फैसल मसूद के साथ किया, मेरे ख्याल में तो डॉक्टर साहब को आगे से पूछना चाहिए था। जब इन्होंने डॉक्टर साहब को कहा था कि आपको यहाँ किसने रखा हुआ है, तो आगे से उन्हें कहना चाहिए था कि बीबी, जिस कॉलेज से आपको निकाल दिया गया था, मैं उस कॉलेज से डॉक्टर बना, फिर मैंने स्पेशलाइजेशन की, फिर मैं प्रोफेसर बना और फिर मैं मेरिट पर यहाँ आया, मुझे किसी ने नहीं रखा, मैं एक पोजीशन पर कंपीट करके यहाँ पर पहुंचा हूं। लेकिन मोहतरमा, आपको इस पोजीशन पर किसने रखा हुआ है? आप तो अपनी सीट भी नहीं जीती। तो ये आपका गुरूर किस चीज़ का है? आपका गुरूर सिर्फ इस वजह से है कि इस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट आपके पीछे खड़ी है। ये वजह है आपके गुरूर की। मेरे ख्याल में डॉक्टर फैसल मसूद साहब को ये पूछना चाहिए था। क्यों पूछना चाहिए था? इसलिए पूछना चाहिए था कि बहुत सारे यंग डॉक्टर्स के लिए वो मशले राह बन जाते। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि उसके बाद उनकी फैमिली के लिए, वो शरीफ आदमी है, जाहिर है यही सोचकर उन्होंने बात नहीं की होगी, क्योंकि फिर उनके घर की खवातीन, मर्द, सबकी तजलील की जाती, उन पर प्रेशर दिया जाता, जो कि अब भी दिया जा रहा है। और अब उन्हें यह कहा जा रहा है कि आप एक वीडियो रिकॉर्ड करवाएं और कहें कि अंदरूनी मामला है, इस पर तनकीद ना की जाए। और मरियम नवाज शरीफ साहबा से जो मेरा ज़ाती इंटरेक्शन हुआ, वो बहुत ही, उस वक्त गुस्से में उन्होंने कह दिया, अदरवाइज वो बहुत ही नफीस खातून हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बात करती हैं। ये स्टेटमेंट लेने के लिए डॉक्टर साहब के ऊपर शदीद दबाव है। अब हमने ये जो आपको बता दी है बात, इसके बाद एक नया दबाव शुरू हो जाएगा। ये दबाव ये होगा कि आप डिस्टेंस करें इस बात से जो डॉक्टर शहबाज गिल ने या किसी और ने वीलॉग्स पर या कहीं पर सोशल मीडिया पे की है, और आप ये बयान दें कि मेरे ऊपर किसी किस्म का दबाव नहीं है। इसलिए मैं डॉक्टर साहब के करीबी जराए से आपको ये खबर दे रहा हूं। अगर डॉक्टर साहब खुद भी कहें कि मेरे पर कोई दबाव नहीं है, तो मैं उस अपनी खबर पर फिर भी डटा रहूंगा, क्योंकि मुझे जहां से इंफॉर्मेशन आई है वहां से ये है कि डॉक्टर साहब डटे हुए हैं, लेकिन उन पर शदीद दबाव है, हरासगी हो रही है, बदतमीजी की जा रही है कि वो एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाएं। इसके साथ साथ मेरी तवक्को थी कि जितने भी हेल्थ के सर्विसेज के जितनी भी तंजीमें हैं, वो नर्सेज हों, वो डॉक्टर्स हों, पैरामेडिकल स्टाफ के हों, उन सबको, मैं ये तो नहीं कह रहा आपने काम छोड़ देना चाहिए था, हॉस्पिटल का काम ऐसा कि आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि आप इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन कम से कम आप सबको अलामती हड़ताल पर ज़रूर जाना चाहिए था। आप सबको डॉक्टर फैसल मसूद के साथ ज़रूर खड़े होना चाहिए था। इससे पहले सहाफ़ियों को गैग किया गया, नौकरियों से निकाला गया, वो साथ नहीं खड़े हुए।
अदालतों पर हमला कर दिया गया और अदालतों को लूट लिया गया और वकील साहबान जो है वो नहीं खड़े हुए। अब आप माशरे का एक तीसरा और बहुत ही बावकार शोबा है, जो कुछ मरियम नवाज शरीफ, जो एक्सटेंशन है इस वक्त चौधरी निजामुद्दीन की, उन्होंने जो कुछ किया, उसके बाद डॉक्टर फैसल मसूद साहब को भी तगड़ा रहना चाहिए और वो हैं अभी तक, जिसके लिए हमारा खराज तहसीन। दूसरे डॉक्टर्स को भी उनके हक के लिए साथ उनके खड़ा होना चाहिए। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आपके सामने लंदन, बरतानिया, ऑक्सफोर्ड से, लंदन कह दिया, बरतानिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से रखनी है। आपने वो खबर तो देख ही ली जिसमें जनाब एहसन इकबाल साहब की बड़े ही मुतमईन तरीके से, बड़ी ही नफासत के साथ, परोस के जैसे कहते हैं ना, सामने बिठाकर बड़ी ही मोहब्बत और प्यार से मुतमईन तरीके से उनकी धुलाई की गई। उर्फ़े आम में छतरौल कह देते हैं, लेकिन वो ज़रा बुरा लफ्ज़ होता है, तो धुलाई ही ठीक है। और एहसन इकबाल साहब के पास और कोई चारा नहीं था सवाए मुस्कुराने के और मुस्कुरा कर अपनी बेइज्जती करवाने पे। लेकिन अब जो वीडियोस और मटेरियल सरफेस हो रहा है वो तो कोई और ही कहानी बताता है। सबसे पहले तो इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि जियो टीवी ने इसके ऊपर एक झूठी रिपोर्टिंग की और वो ये रिपोर्टिंग की कि एहसन इकबाल ने वहां पर कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। उस वक्त तक ये वीडियो सरफेस नहीं थी, ये वीडियो उस वक्त तक सोशल मीडिया पर नहीं आई थी। अब आप सोचिए ये लोग क्यों सोशल मीडिया पर इतनी तनकीद करते हैं या उससे इतनी नफरत करते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर पुराना जमाना होता तो जियो टीवी ने कह दिया कि जीत गए एहसन इकबाल, उन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। ये वीडियो कभी सामने आनी नहीं थी, ये हकीकत कभी सामने आनी नहीं थी, तो यही काम किया गया। उन्होंने कहा कि कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। अब लेकिन एहसन इकबाल साहब की ना सिर्फ वहां पर दुर्गत बनती हुई नजर आई है उन वीडियोज में जो हमने आपको दिखाई हैं, बल्कि एक नई डायमेंशन सामने आई है जो देखकर आप हैरान हो जाएंगे। मैं तो नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि एहसन इकबाल साहब माशाल्लाह से पैदाइशी मुनाफकत में बहुत ही अहम मकाम है उनका, माजरत इन अल्फाज के लिए, लेकिन पैदाइशी तौर पर ही मुझे लगता है कि वो मुनाफकत साथ ही लेकर आए थे अपने, और इनसे बड़ा मुनाफक मैंने कोई देखा नहीं होगा। आपको याद होगा कि एहसन इकबाल साहब के ऊपर एक कातिलाना या एक एग्रेसिव किस्म का हमला हुआ था। इन पर गोली चलाने की कोशिश की गई थी, गोली इनके बाजू से गुजरी थी या जख्मी हुए थे। हम सब ने उसको कंडेम किया था क्योंकि वो एक गलत हमला था, इन पर नहीं होना चाहिए था। आज भी समझता हूं, और उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। हमने उस वक्त भी मजम्मत की थी, हम आज भी मजम्मत करेंगे। वो अलग बात है कि एहसन इकबाल साहब ने बाद में एक झूठ बोला कि उनका बाजू हमेशा के लिए नाकारा हो गया। फिर एक वीडियो सरफेस हुई जिसमें वो बड़े ही दबंग तरीके से बैडमिंटन खेल रहे हैं और उछल उछल के शॉट्स लगा रहे हैं उसी बाजू से। लेकिन बहरहाल मुख्तसर ये कि वो ये जो भी है, लेकिन उन पर वो जो हमला था वो बगैर किसी इफ एंड बट के उसकी मजम्मत और उसकी नफ़ी जो करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझ समेत तमाम लोगों ने उसको किया, या तमाम जो जियो शऊर लोग हैं उन्होंने किया। लेकिन एहसन इकबाल साहब ने दोबारा ये प्रूव किया कि उनसे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जो अब वीडियो सरफेस हो रही है, वहां पर तकरीर करते हुए कहा कि मुझ पर हमला करने वाले ने असल में इमरान खान की तकरीरें देखकर मोटिवेशन ली और फिर हमला किया। हालांकि इनकी अपनी हुकूमत है, हुकूमत थी, और जिस शख्स ने इन पर हमला किया उसका पूरा इन्होंने इर्द गिर्द का नेटवर्क भी पकड़ लिया था, उसके सहूलतकार, उससे मशवरा करने वाले, उसके साथ इन टच रहने वाले, और तमाम लोगों को सजाएं भी दिलवाई जा चुकी हैं। जिन्होंने इन पर हमला किया था उनको गालिबन 27 या 30 साल की कैद हुई है। वो जाहिर है अदालत ने कानून के मुताबिक सजा दी होगी, अगर नहीं दी तो कानून के मुताबिक फैसला होना चाहिए, जो भी उसकी सजा बनती है, क्योंकि वो एक गलत काम उसने किया था। आबिद हुसैन उसका नाम था गालिबन, उसको ये काम नहीं करना चाहिए था जो उसने किया। लेकिन आप जरा गौर कीजिए कि आबिद हुसैन ने, टेलीविजन पर उसका बयान मौजूद है, उसने ये बयान दिया था कि जो खत्म नबूवत के बारे में एक कानून है उसको नून लीग बदलने लगी थी, मैंने इसलिए उस पर हमला किया। ये उसका अपना, मैं ये नहीं कह रहा उसने ठीक, मैं तो पहले कहा कि उसने गलत हमला किया, नहीं करना चाहिए था, इसकी मजम्मत। लेकिन मैं अब उसका बयान बता रहा हूं कि उसने वजह क्या बताई हमला करने की, कि खत्म नबूवत पर ये एक बिल पास करवा रहे थे। एहसन इकबाल साहब किस कदर मुनाफिक हैं कि ये बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में खड़े होकर कहते हैं कि मुझ पर हमला इमरान खान की तकरीरों की वजह से हुआ। हालांकि इन्होंने आबिद हुसैन को भी पकड़ा, सजा दिलवाई, उसके पूरे नेटवर्क को पकड़ा, कहीं पर पीटीआई के साथ किसी किस्म का रिलेशनशिप नहीं निकला। अगर निकलता तो इन्होंने आसमान सर पर उठा लेना था। दूसरी बात ये कि ये नारोवाल में तकरीर करते हैं या पाकिस्तान में तकरीर करते हैं तो इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते हैं, लेकिन जब ये ऑक्सफोर्ड में तकरीर करते हैं तो इमरान खान को तालिबान कहते हैं। एक तरफ इमरान खान यहूदी एजेंट है, दूसरी तरफ इमरान खान तालिबान है। ख्वाजा आसिफ जो है वो भी इमरान खान को पाकिस्तान में यहूदी एजेंट कहते हैं, लेकिन जब वो खुद अमेरिका में जाते हैं तो वहां पर बैठकर ये कहते हैं कि हम लिबरल हैं, मीन नून लीग वाले मॉडरेट हैं। इमरान खान एक्सट्रीमिस्ट है इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, और वो तालिबान के करीब है और एक्सट्रीमिज्म के बहुत करीब है। तो आप इनकी मुनाफिकत का अंदाज़ा लगा लें कि ये गैलरी को देखकर खेलते हैं। पाकिस्तान में लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इमरान खान यहूदी एजेंट, और गोरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इमरान खान तालिबान का एजेंट या तालिबान खान। तो अब इनसे कोई पूछ ले
ये 100 जूते और 100 प्याज वाली बात है जो ये कौम को खिलाना चाहते हैं, खुद नहीं। इनसे कोई पूछ ले कि ये पहले फैसला कर लें कि वो यहूदी एजेंट हैं या, क्योंकि दोनों काम तो बंदा कोई भी नहीं हो सकता, तो ये फैसला कर लें कि वो कौन है। बहरहाल ये पकड़े गए वहां पर, हमने कहा ये आपके सामने जरूर रखें कि ये सब कुछ क्या हुआ है। अच्छा जी, मोहम्मद मालिक साहब ने एक इंकशाफ किया है, अगली खबर ये है। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि इरफान सदीकी साहब ने एक बयान दिया है, और इरफान सदीकी साहब का बयान यह है कि जनरल बाजवा, जनरल फैज और इमरान खान का इज्तमाई मंसूबा था कि दहशतगर्दों को वापस लाकर बसाया जाए। मतलब इस वक्त जो दहशतगर्दी हो रही है केपी में, उसका एक दफ़ा फिर, पहले राणा सनाउल्लाह भी, तमाम लोग उसकी जिम्मेदारी इमरान खान पर डालने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर इरफान सदीकी जो कि उस्ताद मोहतरम है, मौजूदा आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री, उनके उस्ताद मोहतरम है, वो एक दफ़ा फिर कहते हैं कि यह मुश्तरका मनसूबा था, मतलब कि जनरल बाजवा, जनरल फैज और इमरान खान ने इनको वापस बसाया। अब इस पर मोहम्मद मालिक साहब ने जो खबर दी है वो ये दी है कि जनरल बाजवा ने उनसे बातचीत की और जनरल बाजवा ने कहा कि मेरा चैलेंज है कि मुझे पार्लियामेंट में बुलाएं, मगर शर्त यह है कि ओपन सेशन हो ताकि पूरी कौम को पता चले। इमरान खान के दौर में मनसूबा बना ज़रूर था कि कुछ लोगों को वापस बुलाकर कौमी धारे में शामिल किया जाए, लेकिन इस पर कभी अमल दरामद नहीं हुआ। जी हाँ, जनरल बाजवा को अब मोहम्मद मालिक साहब को ये बताना पड़ रहा है कि ये नून लीग वाले झूठ बोल रहे हैं। जी हाँ, वही नून लीग वाले जिनके साथ मिलकर जनरल बाजवा ने उस वक्त के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की पीठ में छुरा घोंपा, उन्हें धोखा दिया और इन चोरों को एनआरओ दिया, इनकी मनी लॉन्डर करके और इनको लॉन्डर करके वापस पाकिस्तान के हुक्मरान बनाकर कौम पर मुसल्लत किया। आज वही जनरल बाजवा जिसके बारे में शहजाद अकबर कहते हैं कि वो इज्जत एहतराम के साथ अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, उनके मामलात ऐसे हैं, आज वो कहते हैं कि मुझे पार्लियामेंट में बुलाओ, मैं इमरान खान की सच्चाई का सबूत दूंगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये लोग झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं उस वक्त के मिलिट्री चीफ पर और इमरान खान पर। बाजवा साहब, अगर आपने उस वक्त ईमानदारी से अपना काम किया होता जो आपका काम था, तो आज आपकी इज्जत ऐसे टके टोकरी ना होती और आपको बात बात पर सफाइयां देने के लिए मिन्नत समाजत ना करनी पड़ती। लेकिन बहरहाल आपने जो कुछ किया उसका आप भुगत रहे हैं और यकीन कीजिए और भी आप बहुत कुछ अभी भुगतेंगे। आगे चलते हैं, अगली खबर यह है कि मिनिस्टरों के लिए घर कम पड़ गए। मिनिस्टर बना इतने दिए हैं तो मिनिस्टरों के लिए घर कम पड़ गए। अब वजीर आजम ऑफिस में एक खसूसी इजलास हुआ जिसमें नए बनने वाले कुछ मिनिस्टर्स ने बड़ी शदीद लड़ाई की है और उन्हें क्योंकि बड़े घर से मिनिस्टर बनाया गया तो उन्होंने वहां से भी फोन करवाया है कि ये हमें घर दें, हमें मिनिस्टर कॉलोनी में घर क्यों नहीं देते, हमने भी मिनिस्टर कॉलोनी में रहना है, हमारी बेगमात जौजा मोहतरमा जो हैं उन्होंने भी मिनिस्टर कॉलोनी में रहना है, तो हम वहां पर क्यों नहीं रह सकते। इसलिए फिर वजीर आजम साहब ने एक मीटिंग चेयर की और ये इंस्ट्रक्शन दी कि नए आने वाले वज़रा जो हैं इनको भी मिनिस्टर कॉलोनी में एडजस्ट किया जाए। अब मेरा एक मशवरा है, आप पाकिस्तान के किसी बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो किसी भी बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको वहां पर अक्सर कई जगहों पर एक बेड पर 2 मरीज लेटे हुए नजर आएंगे। अगर पाकिस्तान की वो आवाम जिनके टैक्स की रकम से इनके मिनिस्टर कॉलोनी के घर चलने हैं और इनको तनख्वाहें मिलनी है, अगर वहां पर वो हॉस्पिटल में एक बेड पर 2 मरीज हो सकते हैं तो यहां पर एक बड़े बंगले में 2 वजीर क्यों नहीं रह सकते। तो इनको एक एक बंगले में 2-2 वजीर कर दें, और तो कोई तरीका नहीं है इनको। या फिर अब आप महंगे घर लेंगे और करोड़ों अरबों रुपया जो है वो इस काम के ऊपर सर्व करेंगे, तो बेहतर है कि एक घर में इन 2-2 वजीरों को जो है वो रख लें। मेरा नहीं ख्याल कि इनकी कोई चीज़ भी कम हो जाएगी। अच्छा जी, अगला बड़ा खतरनाक बयान है फैसल वोडा का। वैसे तो वो अक्सर ही खतरनाक बयान देते हैं, लेकिन अब उन्होंने एक और खतरनाक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आगे की चीज़ें होने जा रही हैं, फौज अगले 50 साल का प्लान करने जा रही है, जमहूरियत खत्म हो गई है, ये फैसल वोडा कह रहे हैं। पीटीआई, नून लीग, काफ लीग, पीपी सब डन एंड डस्टेड है और अब फौज ने अगले 50 साल इक़्तिदार संभाले रखना है और उन्होंने इस पर पूरी प्लानिंग जो है वो कर ली है। अब ये फैसल वोडा बता रहे हैं। अब आगे चलते हैं, आगे डिजिटल नाई हैं हमारे मुनीफ फारूक साहब। आपको पता है इन्हें तमगाए हुस्न कारकर्दगी के लिए भी नामजद किया गया, उस फाइल की कहानी हमने बताई थी आपको। ये कहते हैं कि इस वक्त ये खौफ इस हुकूमत और निज़ाम में है कि कहीं 12 अक्टूबर 1999 जैसा कोई वाक़या ना हो जाए। मतलब निज़ाम को यह डर है कि कहीं आर्मी चीफ को बरतरफ ना कर दिया जाए। अब ये क्यों डर है आर्मी चीफ को बरतरफ करने का, आगे पूरा बयान उनका पढ़ के सुनाते, क्योंकि उन्होंने खदशा शहबाज शरीफ के लिए भी है और हिडन खदशा जो है वो आसिम मुनीर साहब के लिए भी है। आगे वो कहते हैं ये एक ऐसी तलवार है जो बाहर नजर नहीं आ रही लेकिन हर वक्त इनके सरों पर लटक रही है, क्योंकि हमारे मुल्क में ऐसे काम होते रहे हैं, हुकूमतें गिराकर वज़राए आज़म को जेल भेज दिया गया। उनके कहने का मतलब ये है कि डर ये है कि कहीं शहबाज शरीफ साहब को जेल ना भेज दिया जाए उनकी हुकूमत गिरा के। एक डर तो ये है शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत को। दूसरा डर जाहिर है वही है 1999 जो उन्होंने कहा कि 1999 दोबारा ना हो जाए, जिसमें नवाज शरीफ साहब ने सैक किया था उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ को। और इनको ये लगता है कि कहीं अब ये वाले लोग किसी के साथ मिलकर या किसी की माँ पर या अंदर बाहर कहीं से भी किसी की माँ पर जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री उनको कहीं सैक ना कर दें, ये इनको खदशा है।
अब ये खदशा कितना दुरुस्त है, कितना गलत है, ये मैं आप पे छोड़ता हूं, आप सोचें। लेकिन ये दो जो बयान है फैसल वाडा के और जो मुनीफ फारूक के, इनको सोचिएगा ज़रूर, और आइंदा भी हम इन पर बात करेंगे। लेकिन आपके लिए फूड फॉर थॉट छोड़ के जा रहा हूं कि ये दोनों ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं, मामला किस तरफ जा रहा है। अगली खबर हाफिज हमदुल्ला का बयान है। उन्होंने सवाल किया है कि दहशतगर्द अगर अफगानिस्तान से आते हैं पाकिस्तान में, तो अफगानिस्तान का बॉर्डर तो 6 मुल्कों के साथ लगता है, तो अफगानिस्तान से दहशतगर्द उन मुल्कों में क्यों नहीं जाते, ईरान में क्यों नहीं जाते, चाइना क्यों नहीं जाते, इंडिया क्यों नहीं जाते, और फिर जो सेंट्रल एशिया के और दूसरे मुल्क डायरेक्टली उनके साथ जुड़े हुए हैं वहां क्यों नहीं जाते। उन्होंने कहा कि वो सारे के सारे पाकिस्तान में ही क्यों आते हैं दहशतगर्द। ये बहुत ही वैलिड सवाल है, हाफिज हमदुल्ला का ज़रूर जवाब जो है वो किसी ना किसी को इसके ऊपर देना चाहिए। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो ये है कि जो हिंदुस्तान के वजीर खारजा हैं जयशंकर, वो इस वक्त बरतानिया के दौरे पर हैं और वहाँ पर खालिस्तानी जो तहरीक है उनके लोगों ने उनके खिलाफ भरपूर एहतजाज किया है। जहाँ भी वो जा रहे हैं उनके खिलाफ भरपूर एहतजाज हो रहा है, और जो जयशंकर हैं उनके लिए एक बड़ी हजीमत और बड़ी, मैं यही कहूँगा कि एक अनप्लेजेंट सिचुएशन उनके लिए वहाँ पर खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स ने क्रिएट की है। देखते हैं ये मामला किस तरफ जाता है। मुझे बहरहाल यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।